जय हिंद दोस्तों, जीके क्लासेज में आपका स्वागत है। जो भी साथी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। आप सभी के लिए बहुत ही शानदार, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास में हम लोग जीके की जो भी इम्पोर्टेंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए, क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए। जो भी साथी चैनल पे नए आते हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तथा ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास अगर आपको पसंद आए, क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आपकी जीके की और हिंदी की, मैथ की, फिजिक्स की और सामान्य विज्ञान सभी की क्लासें आपकी रेगुलर चल रही, तो आप लोग क्लास में जुड़ जाइए और चैनल के माध्यम से आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, ठीक है। क्योंकि आपको कोई पैसा नहीं देना है, बिल्कुल निःशुल्क है। तो जितने भी आपको क्लासें बताए जा रहे हैं, सभी क्लास में आप रेगुलर आइए और बिना कोई फीस दिए आपको बिल्कुल निःशुल्क आपको तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की इस क्लास का जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न कह रहा है कि विश्व के 7 प्रमुख सागरों को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी। विश्व के 7 प्रमुख सागरों को पार करने वाली प्रथम महिला के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ए है चांदनी, बी है बुला चौधरी, सी है मृदुला राजीव और डी है प्रिया संबाग। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुला चौधरी। बुला चौधरी जो थी, ये विश्व के 7 प्रमुख सागरों को पार करने वाली प्रथम महिला थी, ठीक है। और ये भारत की पूर्व राष्ट्रीय तैराकी विजेता महिला हैं और इन्होंने 1989 और 1999 में 2 वर्ष लगातार इन्होंने, है ना, लगातार तो नहीं कह सकते, लेकिन 1989 और 1999 इन 2 वर्षों में इन्होंने इंग्लिश चैनल को 2 बार पार किया था, ठीक है। एक आपके 1989 में किया था, एक आपके 1999 में किया था, ठीक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहता है कि फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से है। फ्री थ्रो का जो संबंध है ये किस खेल से है। ए है वॉलीबॉल, बी है बास्केटबॉल, सी है क्रिकेट और डी है बैडमिंटन। और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल से संबंध है आपका फ्री थ्रो का। फ्री थ्रो होता क्या है, तो देखिए बास्केटबॉल जो होता है एक निश्चित प्रतिबंधित क्षेत्र में, यानी एक कोर्ट में खेला जाता है और इसके अंदर जो फ्री फॉल होता है, फ्री फॉल है ना, फ्री फॉल जो होता है, ये आपका कॉल्स आउट पॉइंट अर्जित करने का एक माध्यम होता है और इसमें जो अपील करती है वो विरोधी टीम करती है। तो ये आपका जो है बास्केटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक के किसके द्वारा लिखी गई है। ए है जिम कार्वन, बी है वाल्मीकि थापर, सी है सैयद माउंट गोमरी और डी है अतुल सेठी। तो आपको ये बताना है कि ये जो स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैयद माउंट गोमरी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इन्होंने इस पुस्तक में वृहत मैंग्रोव के जो दलदल हैं और जो सुंदरवन का जवारीय डेल्टा है, इन दोनों का इन्होंने बहुत ही विस्तृत रूप से इसमें वर्णन किया है इस पुस्तक में। और ये दोनों जो हैं आपके, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। क्लास को लाइक शेयर करते रहिए आप लोग। जो भी साथी चैनल पे नए आते हैं सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि रंग वर्णांधता किस प्रकार का रोग है। रंग वर्णांधता किस प्रकार का रोग है। ए है संक्रामक, बी है उपार्जित, सी है अनुवांशिक, डी है जन्म जाति। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुवांशिक।
तो रंग वर्णनधनता जो रोग है, रंग वर्णनधनता जो रोग है, ये आपका अनुवांशिक रोग है ना। ये आपका क्या है, अनुवांशिक रोग है। इसमें क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये रोग जाता है, और इस रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो लाल और हरे रंग में अंतर यानी भेद नहीं कर पाता है। लाल रंग में और हरे रंग में वो डिफरेंस नहीं कर पाता है, अंतर नहीं कर पाता है। आई बात समझ में। तो ये रोग जो है आपका रंग वर्णनधनता जो रोग है, ये आपके पीड़ित व्यक्ति इसमें आपका लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। ये लिंग संबंधित रोग होता है जो वंशागति होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात करें प्रश्न नंबर 5 की, बेरी बेरी रोग भोजन में किस विटामिन की कमी के कारण होता है। बेरी बेरी जो रोग है ये भोजन में किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ए कहता है विटामिन B1, ए कहता है विटामिन B6, सी कहता है कि विटामिन B12 और डी है आपका विटामिन B2। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन 1। विटामिन 1 की कमी से बेरी बेरी रोग जो होता है ये आपके भोजन में विटामिन 1 की कमी से होता है, और इसकी कमी के कारण उपापचय के दौरान शरीर में जीव विष उत्पन्न हो जाते हैं और फुफ्फुस में सूजन हो जाता है, और इस रोग में हृदय की गति बंद हो जाने की संभावना रहती है। तो बेरी बेरी रोग भोजन में विटामिन 1 की कमी के कारण होता है, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है ये आपको बताना। ए है नियासिन, बी है पायरिडोक्सिन, और सी है साइनोकोलोबिन, है ना, साइनोकोबालोमिन, एंड डी है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पायरिडोक्सिन जो है ये विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। विटामिन B2 का जो नाम है वो है आपका राइबोफ्लेविन, है ना। राइबोफ्लेविन जो है ये विटामिन B2 का नाम है, और साइनोकोबालोमिन जो है ये आपके विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। पायरिडोक्सिन जो है ये आपके B6 का है, और नियासिन जो है, नियासिन जिसे आप शायद पायरिडोक्सिन भी ये आपका B6 का हो गया, ठीक है, और राइबोफ्लेविन आपके B2 का हो गया रासायनिक नाम। साइनोक्लोबिन जो है, साइनोकोबालोमिन ये आपके B12 विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, ठीक है। और इसके बाद में आपका आता है पेंटाथीनिक एसिड, एक आपका आता है पेंटाथीनिक एसिड जिसे नियासिन भी कहते हैं, तो ये विटामिन B5 का रासायनिक नाम है, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। गति का जो नियम था इसका प्रतिपादन किसने किया था। ए है न्यूटन, बी है आइंस्टीन, सी है फेरल, डी है कोपरनिकस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूटन। गति के नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। गति के नियमों को सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिया में प्रतिपादित किया था। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था प्रिंसिपिया, है ना, प्रिंसिपिया, और इस पुस्तक में इन्होंने गति के बारे में बताया, मतलब वर्णन किया था या बताया था। इस वैज्ञानिक के सम्मान में इन नियमों को हम लोग न्यूटन के गति के नियम कहते हैं। आई बात समझ में। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 है, किस रोग से पीड़ित व्यक्ति में चोट लगने के काफी समय बाद तक भी रक्त लगातार बहता रहता है। किस रोग से पीड़ित व्यक्ति में चोट लगने के बाद भी काफी समय बाद तक जो रक्त है वो बहता रहता है। ए कहता है कि डाउन सिंड्रोम में, बी है टर्न सिंड्रोम में, एंड सी है हीमोफीलिया में, और डी है आपका फिनाइल कीटोनुरिया में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीमोफीलिया में। हीमोफीलिया में अगर हीमोफीलिया से पीड़ित कोई व्यक्ति है ना, और उसको चोट लग जाए तो रक्त जो है वो काफ़ी समय तक बहता रहता है। हीमोफीलिया मनुष्य में होने वाला एक लिंग
संलग्न रोग है और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को चोट लगने के काफ़ी समय बाद तक रक्त जो है वो लगातार बहता रहता है। इसे रक्त स्रावत रोग यानी ब्लेडर डायलिसिस भी कहते हैं। और यह जो रोग है ये वंशानुगत रोग है जो पुरुषों में पाया जाता है। ये आपके पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्लास को लाइक शेयर करते रहिए आप लोग। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग होता है? ए है साइट्रिक अम्ल, बी है बेंजोइक अम्ल, सी है फार्मिकल और डी है एसिटिक अम्ल। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बेंजोइक अम्ल। दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। साइट्रिक अम्ल जो है आपका ये धातुओं को साफ करने में किया जाता है। धातुओं को साफ करने में साइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फार्मिक अम्ल जो है आपका, फार्मिक अम्ल, ये जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। और एसिटिक अम्ल जो होता है ये आपके विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो साइट्रिक अम्ल धातुओं को साफ करने में, बेंजोइक अम्ल खाद्य पदार्थों व दवा के संरक्षण में, फार्मिक अम्ल जीवाणुनाशक के रूप में, एसिटिक अम्ल विलायक के रूप में। क्लियर है सभी को? चलिए अब बात करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 10 की। लैंगिक जनन की विधि की खोज किसने की थी बताइए? लैंगिक जनन की विधि की खोज किसने की थी? ए है जिंडर अयो लेडरबर्ग, बी है लेडरबर्ग और टेटम, सी है वाटसन अयोक्रिक, डी है ल्यूमन ऑक। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिंडर अयो लेडरबर्ग। लैंगिक जनन की जो विधि है इसकी खोज जिंडर अयो लेडरबर्ग ने 1952 में किया था। और इस विधि में एक विषाणु द्वारा एक जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु के डीएनए से मिल जाता है। ठीक है, ये जो विधि था, इस विधि के द्वारा इन्होंने बताया था कि एक विषाणु द्वारा एक जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु के डीएनए से मिल जाता है। तो ये विधि की खोज किन्होंने की थी? जिंडर एवं लेडरबर्ग ने। अगला प्रश्न है, तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? ए है म्यांमार, बी है जापान, सी है भारत, डी है नॉर्वे। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान को। जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है और ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां सूरज की किरणें सबसे पहले पड़ती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आप नोट कर लीजिए। दुनिया का पहला ऐसा देश है जहाँ पे सूरज की किरणें सबसे पहले पड़ती है। जापान को जापानी भाषा में निहोन, जापान को जापानी भाषा में निहोन या निपोन भी कहा जाता है। इसकी जो स्थिति है वो द्वीपीय है और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? ए है 55वां संशोधन अधिनियम 1986, बी है 61वां संशोधन अधिनियम 1989, सी है 56वां संशोधन अधिनियम 1987, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 61वां संशोधन अधिनियम 1989। 61वां संशोधन 1989 को आधिकारिक तौर पर 1988 का अधिनियम माना जाता है। इसके अनुसार मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया था। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बात करें प्रश्न नंबर 13 की। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ए है 5 अक्टूबर को, बी है 5
दिसंबर को, सी है 5 अगस्त को, डी है 5 सितंबर को। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए 5 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी कहा जाता है, ये प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को आयोजित किया जाता है। यह दिवस 1994 से मनाया जाना शुरू हुआ और इसी दिन 1966 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा सिफारिश पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा कब सिफारिश पत्र पे हस्ताक्षर किया गया, तो 5 अक्टूबर 1966 के द्वारा। ठीक है। अच्छा, एक होता है आपका शिक्षक दिवस जो कि आपके 5 सितंबर को मनाया जाता है, वो आपका होता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, और ये आपका है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 है कि किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई? किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई? ए है गुरु तेग बहादुर, बी है गुरु गोविंद सिंह, सी है गुरु हरगोविंद, डी है गुरु नानक देव। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिबा में की थी। बैसाखी वाले दिन कहाँ पे की थी? आनंदपुर साहिब में की थी। खालसा जो है ये सिख धर्म के विविध दीक्षा प्राप्त अनुयायियों के समूह का सामूहिक रूप है। तो खालसा पंथ जो है ये सिखों का एक पवित्र ग्रंथ है। इसकी रचना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। आगे बात करें प्रश्न नंबर 15 की, जो कि आज की इस क्लास का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि भांगड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भांगड़ा नांगल परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है? ए है महानदी, बी है सतलुज नदी, सी है कृष्णा नदी, डी है ताप्ती नदी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलुज नदी। भांगड़ा नांगल जो परियोजना है ये सतलुज नदी के तट पर स्थित है। यह बांध दो बांधों भांगड़ा और नांगल बांधों से मिलकर बना है। भांगड़ा बांध नांगल बांध से 13 किलोमीटर दूर बना है। इस परियोजना का उद्देश्य जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के उद्देश्य से इस बांध का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोगों ने काफ़ी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस किया है ना। ये सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं आप सभी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, जीके जीएस के। तो आई होप आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। तो आप लोग इन प्रश्नों को देखिएगा, अच्छे से तैयार कीजिएगा। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट थ्रू बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, तो मिलेंगे फिर अगले क्लास में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और अपनी तैयारी करते रहें। क्लास अगर आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।